नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। तो आज हम फिर से भारतीय संविधान का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आज उस सेशन से आगे का जो है चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने प्रश्न शुरुआत करने से पहले यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रेषित सभी वीडियो जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में सपोर्टिव है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? उत्तर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन उसमें इस तरह कहा जाता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये वा नहीं और अखंडता होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा ये। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुक्रम शासक नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता के पास। क्या हो जाएगा? जनता के पास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति भारत की जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। यह जो है प्रजातंत्र कहलाता है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संरचना में संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। भारत का संविधान व्यापक क्यों है? इसके बारे में 2 लाइन में कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली यानी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है या संरक्षक कौन है? तो इसका जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जी हाँ, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने फ्रांस में जन्म लिया। ये गलत मिसप्रिंटिंग है। तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। और अनुसूची 3 का संबंध शपथ से है। अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा में स्थानों से संबंधित है, राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। आगे देखते हैं, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 83, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो यह विवरण 10वीं अनुसूची में है। किसमें है?
संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो नवीं अनुसूची में तमिलनाडु के राज्य आरक्षण विधेयक को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा अन्य राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह ब्यौरा पहली अनुसूची में है। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संविधान संशोधन 1951। कितना है? 1951। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है, लेकिन अब इसमें संशोधन हो गया है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 यानी 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में राज्य सूची में 66 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अनुशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है, अनुच्छेद 1 के अनुसार। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ और पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। क्या है? एपी। इसको हम एपी शॉर्ट में लिख दिए हैं, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य सिक्किम था, जिसे 1972 में पूर्ण राज्य 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य और 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 में मिला। कब मिला? 1975 में मिला। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1956 में भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन पूरा हो गया। देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? तो यह मंत्रालय सरदार पटेल के नेतृत्व में बना गया था।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 में प्राप्त हुआ। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन था? तो भारतीय संघ में 28वां राज्य झारखंड बना। कौन सा राज्य बना? झारखंड राज्य बना। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी है, अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत राज्य उच्च न्यायालय को भी है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21A में। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब भाग 2 अनुच्छेद भाग 2 है और उसके बाद अनुच्छेद है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अब यहाँ से हम जो है एक एक करके सभी जो है आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात अगर किसी प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करते हो तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, यानी नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकती है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि वे विधियां जो मूल अधिकारों को कम करती हैं या बाधित करती हैं वो उस मात्रा तक क्या शून्य मानी जाएंगी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि विधि के समान सभी व्यक्ति, सभी नागरिक बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। जितने भी लोक नियोजन है, चाहे वो नौकरियां हो या किसी कोई सार्वजनिक पद हो, तो वहां पर लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। 18 उपाधियों का अंत, अर्थात शिक्षा और सेना से संबंधित के अलावा कोई भी उपाधि नहीं देगा। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी यदि आप किसी अपराध में यदि आप पर कोई आरोप लगता है तो आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। यहाँ प्रतिषेध लिखा है, ये प्रतिषेध होगा।
अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 48 का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 ये जो 48 का है, ये पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा ये राज्य का कर्तव्य है। 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये भी राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगी और कोई किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि वो कानूनी रूप से गलत ना हो। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का ये मूल कर्तव्य है जो कि ये नागरिकों का दायित्व है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होगा इसके बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा इसके बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 57 निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पद को ग्रहण करते समय कौन सी शपथ लेता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी और वो प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। और अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। उपराष्ट्रपति पद द्वारा शपथ, उपराष्ट्रपति किस प्रकार का शपथ लेता है इसके बारे में 69 में। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का उल्लेख अनुच्छेद 70 में है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में है और राज्य में राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रियों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79
संसद का गठन। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है। और 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। और 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। 84 संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएं। 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। और 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन अधिकारी का न होना।